बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो हमने देखना है कि जो सेल का अपना फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है और वो सेल के स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। क्योंकि हमारी बॉडी, हम लोग जानते हैं कि जो बेसिक यूनिट है हमारी बॉडी का, सारे एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बनी हुई है। तो हर सेल जो है उसका डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उस फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल्स टाइप्स। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलके बनी हुई है। ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और हर टाइप जो है सेल की हर किस्म जो है वो अपना एक ख़ास काम सर अंजाम देती है। एंड ऑल आर कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बी कम द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से जितने भी सेल्स हैं वो अपने ख़ास फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो सारे फंक्शंस जो हैं आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन होती है, रब्त होता है, और वो किसका पूरा फंक्शन हो जाते हैं, हमारी ऑर्गेनिज्म की पूरे लाइफ के जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं सेल्स के थ्रू। सेल्स ऑफ वन टाइप में डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ अदर टाइप। लेकिन सेल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सेल जो है दूसरे सेल से मुख्तलिफ हो सकता है। इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, किस तरह से ये हम देखते हैं, साइज़ एंड शेप। रेड ब्लड सेल्स आर राउंड टू एक्कोमोडेट ग्लोबुलर हेमोग्लोबिन। अब जो रेड ब्लड सेल्स है उसका जो स्ट्रक्चर है हम वो क्या कहते हैं कि वो हीमोग्लोबिन की वजह से, ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन की वजह से उसका स्ट्रक्चर राउंड है। और हीमोग्लोबिन का हम लोग जानते हैं फंक्शन के वो ऑक्सीजन को कैरी आउट करता है, तो उसे रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या है, राउंड है। नेक्स्ट हमारे हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हम जानते हैं कि ये हमारी पूरी बॉडी की लेंथ के साथ हैं, तो इसलिए ये कैसे हैं, लॉन्ग हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स हम जानते हैं कि जो अब कोई भी मैसेज रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ जाता है या ब्रेन से वापस हमारे इफेक्टर्स के पास आता है जिससे हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो ये पूरी बॉडी में जो है लॉन्ग होते हैं और ये नर्व इम्पल्स को, मैसेज को जो है ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए ये कैसे हैं, लॉन्ग हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें, जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक। जो प्लांट्स के अंदर जाइलम सेल्स हैं, जाइलम सेल्स कौन से होते हैं, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो ये भी ट्यूब लाइक हैं। हैव थिक वॉल्स, इनके वॉल्स जो हैं थिक होती हैं। क्यों थिक होती हैं, फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट। अब ये तो एक प्लांट को सपोर्ट कर रही हैं और उसके अलावा वाटर को जो है कंडक्ट कर रही हैं फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके फंक्शंस के लिहाज से जो जितने भी सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है ताकि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब किसी भी सेल का जो है स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया कितना है कि वो किस तरह से अपने काम को परफॉर्म कर सके। रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया फॉर द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब हम रूट हेयर्स की बात करें जो अंदर सॉइल के अंदर होती हैं, तो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी और सॉल्ट को जो है एब्जॉर्ब कर सकें। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब इनके अंदर जितने भी सेल्स हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, और वो उनके फंक्शंस के लिहाज से जिस ऑर्गेनेली की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, वो उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो अब एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इस तरह से हम कहते हैं कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। सेल्स इन्वॉल्व इन मेकिंग सिक्रीशंस हैव मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटर्स। अब ऐसे सेल्स जिनका काम सिक्रीशन करना है तो उनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं ये ज़्यादा होंगे क्योंकि ये इस काम में इनके हेल्पफुल हैं। अब सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब वो वाले प्लांट सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, इसी तरह से ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये सेल के साइज़ और उनकी शेप उनके फंक्शंस के लिहाज से है, और उनमें ऑर्गेनेलीज जो हैं कौन सी ऑर्गेनेली कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसके लिहाज से ये वहाँ पे पाए जाते हैं। इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। अब एक अगर हम सेल की बात करें, हर एक सेल वो पूरी बॉडी के फंक्शन में जो है हिस्सा ले रहा है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसकी जो है हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। Number 1, nerve cells conduct nerve impulses and thus contribute in coordination in body. अब नर्व सेल, एक सेल की बात हो रही है, मींस के जस्ट हम इंडिविजुअल नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं। जितने भी बॉडी में नर्व सेल्स हैं उनका काम क्या है, वो नर्व इम्पल्स यानी जो ब्रेन से मैसेज लेकर बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, वो सारे मैसेज कंडक्ट करते हैं और इस तरह पूरे जिस्म में जो है रब्त का, ताल्लुक का काम अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, अब इनका ये एक सेल्स हैं, एक टाइप के सेल्स हैं, ये अपना फंक्शन कर रहे हैं और पूरी बॉडी
के फंक्शंस को भी ये क्या कर रही हैं, राब्ता कायम कर रही हैं। सेकेंड वन, मसल सेल्स अंडरगो कंट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन द मूवमेंट इन बॉडी। अब जो मसल सेल्स हैं ये एक टाइप के सेल्स हैं, ठीक है। नर्व सेल्स एक टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। मसल सेल्स जो दूसरी टाइप है मसल सेल्स, अब ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी जो है ये मूवमेंट करने के काबिल होती है। रेड ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं, अभी हम एक और डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं सेल्स की। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, किल फॉरिजन एजेंट्स एंड सो कंट्रीब्यूट इन दी रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। तो अब इनका क्या काम हो गया, जो ये फॉरिजन एजेंट्स यानी कोई भी जर्म्स पार्टिकल्स वगैरह वायरस बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं हमारी बॉडी पे तो उनको किल कर देते हैं और इस तरह से हमें महफूज बनाते हैं, डिफेंस का काम करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के सेल्स, जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो स्किन सेल्स हैं। कुछ स्किन सेल्स जो हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, फिजिकल बैरियर अगेंस्ट फॉरिजन मटेरियल्स एंड आल्सो एज अ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच एंड पेन। अब अगर हम स्किन की बात करें तो हमारी स्किन जो है हमें फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करती है। बहुत सारे फॉरिजन मटेरियल्स जो हैं हमारी बॉडी में ऐसे एंटर नहीं हो सकते स्किन की वजह से। और उसके अलावा ये क्या काम करती हैं, रिसेप्टर का काम करती हैं। रिसेप्टर यानी टेम्परेचर जो है, किसी चीज़ को हम टच करें तो हमें पता चलता है ये हार्ड है, सॉफ्ट है, किस तरह से है। पेन अगर कुछ हमें चुभे तो हमें फील होती है पेन वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी हमें किससे रिसेप्ट कौन रिसीव कर रहा है, ये हमारी स्किन रिसीव करती है। द सेल्स ऑफ बोन, अब डिफरेंट टाइप बोन्स के भी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस टू मेक द बोन टफ। अब जो बोन्स के सेल्स हैं उनकी जो आउटर लेयर है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होगी बोन सेल्स की, वहाँ पे वो कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं जिसकी वजह से वो बाहर से हार्ड और टफ हो जाती है। एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। तो इस तरह से हमारी बॉडी को ये क्या कर देती हैं, बोन्स को सपोर्ट कर रही हैं कि वो टफ हो जाती हैं और इनका फंक्शन में मदद देती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के सेल्स, उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका स्ट्रक्चर जो उनके फंक्शंस के लिहाज से वैसा ही है और ये किस तरह से एक सेल दूसरे सेल से मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी ये पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहे हैं कि सारे पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं और अपने पूरे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं मिलके। नेक्स्ट हमारा है सेल एज एन ओपन सिस्टम। सेल जो है ओपन सिस्टम पे किस तरह का काम करते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब यानी सेल्स के अंदर चीज़ें आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। अब अगर हम कहें क्लोज सिस्टम तो क्लोज का मतलब उस सेल के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता और ना ही आ सकता है। तो सेल हमारा किस तरह काम करता है, ओपन सिस्टम के तौर पे। A cell work as an open system. It takes in substances needed for its metabolic activities. अब सेल्स जो है अपने अंदर वो वाली सब्सटेंसेस चीज़ें लेकर जाती हैं जो इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं। थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से जो चीज़ें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, हम जानते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो चीज़ों की ब्रेक डाउन हो रही है, ये बन रही है, नई न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं और इनके लिए जिन सब्सटेंसेस की ज़रूरत है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेल में एंटर हो सकती है। Then it perform the metabolic process assigned to it. Products एंड बाय प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिज्म। हम ये भी जानते हैं कि जो भी जितना भी मेटाबॉलिक का प्रोसेस होगा वो परफॉर्म होता है और उसके नतीजे में प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और साथ उसमें बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल हम कह सकते हैं वो भी बनते हैं। सेल आइदर यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स और ट्रांसपोर्ट दैम टू द अदर सेल। अब सेल के अंदर जो प्रोडक्ट बनी है जिसकी ज़रूरत है, या तो सेल उसको इस्तेमाल कर लेगा या जहाँ किसी और जगह उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगा उसको उस जगह ट्रांसपोर्ट कर देगा। और जो बाय प्रोडक्ट हैं आर आइदर स्टोर, या तो वो स्टोर हो जाते हैं या फिर सेल से उनको बाहर भेज दिया जाता है। इससे हम देख सकते हैं कि जो चीज़ ज़रूरत है वो सेल के अंदर आ सकती है और जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सेल से बाहर जा सकती है। तो इसका मतलब है सेल किस तरह से एक्ट कर रहा है एज ओपन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये है। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज़। सारे सेल्स जो हैं अपने बॉडी में डिफरेंट पोजीशंस, लोकेशंस, फंक्शंस की वजह से सब जो हैं अपने साइज़ में डिफरेंट हैं। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास। ठीक है, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया का सेल है जिसको हम माइकोप्लाज्मास कह रहे हैं वो बहुत ही छोटा सा सेल है। अब इसका डायामीटर कितना है, बिटवीन 0.1 नैनो माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर, यानी इतना छोटा साइज़ है इसका और ये सबसे छोटा सेल है। द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड सेल। और जो अगर हम सबसे बड़े सेल की बात करें तो वो बर्ड एग सेल है। ठीक है, जो सबसे बड़ा सेल है वो बर्ड एग सेल है। एंड द लॉन्गेस्ट, और अगर लंबाई में बात करें, लंबाई में सेल कौन से हैं, लॉन्गेस्ट सेल्स आर सम मसल सेल्स, कुछ मसल सेल्स हैं जो लेंथ में होते हैं, एंड नर्व सेल्स। और नर्व सेल्स हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में हैं, पूरी बॉडी के लेंथ के साथ होते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। और कुछ सेल्स जो हैं इनकी एक्सट्रीम्स में पाए जाते हैं।
सेल साइज़ एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। अब यही बात कि जो सेल का साइज़ है और उसकी शेप जो है वो उसके फंक्शन से रिलेट करती है, यानी जिस सेल का जो फंक्शन है उस मुताबिक उसकी स्ट्रक्चर और शेप और साइज़ होती है। बर्ड एग्स आर बल्कि, अब हमने बर्ड एग का कहा कि ये बल्कि सेल है, वो बल्कि क्यों है? बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग यंग। अब बर्ड सेल की बात करें, जो एग सेल है वो सबसे बड़ा है। अब वो क्यों बड़ा है? क्योंकि उसके अंदर वो सारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो एक न्यू बेबी को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होगी, तो वो सारी उसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए वो बल्कि सेल है। लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। अब हम जानते हैं कि जब मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी की मूवमेंट अकर होती है, मूवमेंट हो सकती है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मसल सेल्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, खींचने में बहुत एफिशिएंट होते हैं, इसलिए ये जो है थोड़े लॉन्ग होते हैं। लेंथी नर्व सेल्स, अब जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं ब्रेन से बॉडी और बॉडी से ब्रेन की तरफ, कैन ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये डिफरेंट पार्ट का मतलब पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये मैसेज भेजते हैं, तो इसलिए ये ब्रेन से पूरी बॉडी तक ज़्यादा लेंथ में लंबे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, स्मॉल सेल साइज़ आल्सो हैव मैनी बेनिफिट्स। अब जो छोटे साइज़ के सेल्स होते हैं उनके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अब जो ह्यूमन ब्लड सेल्स है वो जस्ट 8 माइक्रोमीटर उसके डायमीटर हैं, एंड देयर फॉर कैन मूव थ्रू ओवर टाइनिएस्ट ब्लड वेसल्स। अब स्मॉल होने का फ़ायदा ये होता है कि वो साइज़ में जितने छोटे हैं रेड ब्लड सेल्स, वो हमारी ब्लड वेसल्स वो चाहे जितनी बारीक क्यों ना हो, कैपिलरीज तक भी वहाँ पे ये अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो इस स्मॉल साइज़ का ये फ़ायदा है कि वो टाइनिएस्ट ब्लड वेसल तक भी अंदर मूव कर सकते हैं, लाइक कैपिलरीज। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज़, कुछ बहुत सारे सेल्स जो हैं साइज़ में छोटे होते हैं। इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स, लार्ज सेल्स हैव लेस सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेल्स। अब वो ये कहते हैं कि अगर इनका रिलेशन देखा जाए तो जो लार्ज सेल्स होते हैं, बड़े सेल्स जो होते हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है, जबकि जो छोटे सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। अब फिर हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, इस रिलेशनशिप को क्यूब की शेप को दिखाते हुए इससे को एक्सप्लेन किया गया है। द फिगर शोज़ 1 लार्ज सेल्स एंड 27 स्मॉल सेल्स। एक बड़ा सेल्स और 27 जो छोटे सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया किस तरह बराबर है। इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज सेम, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम होगा वो सेम है। फॉर एग्जांपल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी विड्थ, लेंथ और हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से इसका कितना आया, 27,000 माइक्रोमीटर पर क्यूब। In contrast to the total volume, the total surface area आर वेरी डिफरेंट। जो टोटल सरफेस एरिया है वो बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज अ क्यूबिकल शेप है 6 साइड। जो क्यूब की शेप होती है उसकी 6 साइड्स होती हैं। द सरफेस एरिया इज 6 टाइम द एरिया ऑफ 1 साइड। अब हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस डायग्राम्स के ज़रिए से देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से है। अब वो कहते हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स आर एज फॉलोज़। सरफेस एरिया जो है वो क्यूब्स का किस तरह से है। सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब, ये एक लार्ज क्यूब है और इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 6 × 30 × 30। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्यूब की 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4, एक फ्रंट पे और एक बैक पे, यानी एक क्यूब के 6 फेज़ होते हैं, ठीक है। अब इनके 6 साइड्स हैं और इसका जो एक, अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ हमने कहा कि 30 है और जो इसकी विड्थ है वो भी 30 है। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो हम 30 × 30 और 6 साइड्स हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 54,000 माइक्रोमीटर क्यूब। अब ये एक हमने लार्ज सरफेस एरिया देखा जिसका हमारे पास 5400 आया। अब हम जब दूसरा देखें सरफेस एरिया 1 स्मॉल क्यूब, अब ये एक स्मॉल क्यूब है, ठीक है। अगर हम ये पूरा देखें तो ये एक लार्ज क्यूब है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स हैं। जैसे ये फर्स्ट फ्रंट पे 3 हैं, इसकी बैक पे भी 3 हैं, बैक पे भी 3 हैं, ठीक है। ये कितने हो गए, 3 3 9, और इस तरह ये भी 9 है और ये भी 9 है, 9 2 18 और 24, यानी इस क्यूब के अंदर टोटल 27 जो हैं स्मॉल क्यूब्स हैं। अब अगर हम एक की बात करें तो वो कहते हैं जितनी एक की लेंथ है वो 10 है और इस तरह जो इसकी हम विड्थ की बात करें वो भी 10 है। जब हम एज एक स्मॉल क्यूब का एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 × 10, और इस स्मॉल क्यूब के भी 6 फेसेस हैं तो इसका हमारे पास आ गया 600।
स्टूडेंट्स अभी हमने जस्ट एक स्मॉल क्यूब का सरफेस एरिया फाइंड आउट किया जो कि कितना आया 600। जब हम टोटल 27 का फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम इस 600 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हमने 600 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 16,200। तो अब हम यहाँ डिफरेंस देख सकते हैं कि जो एक लार्ज क्यूब है उसका सरफेस एरिया कितना है 54, और जो एक लार्ज क्यूब है लेकिन उसके अंदर छोटे स्मॉल क्यूब्स कितने 27 हैं, तो उनका सरफेस एरिया कितना हो गया 16,200। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो लार्ज क्यूब्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है और जो स्मॉल क्यूब्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द रेट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। अब यही कि जो सेल की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्शंस होती हैं वो किस चीज़ पे डायरेक्ट डिपेंड करती हैं, सेल के वॉल्यूम पे। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। सेल जो है न्यूट्रिएंट्स को लेता है और जो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट कर देता है थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से उसको एक्सक्रीट कर देता है। सो अ लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। जब लार्ज बड़ा क्यूब होगा, लार्ज वॉल्यूम चाहिए, तो वो क्या कहता है कि हमें लार्ज सरफेस एरिया चाहिए। बट द फिगर शो, जैसा कि अब हमने इस फिगर में देखा, आ लार्ज सरफेस हैज़ अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया। ठीक है, वो कहते हैं जो लार्ज सेल होता है उसका सरफेस एरिया कम होता है। ठीक है, अभी हमने जैसे देखा कि जो लार्ज सेल होगा, लार्ज क्यूब होगा, उसका सरफेस एरिया कम होगा रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देन स्मॉलर सेल्स हैव। अब स्मॉलर सेल्स का देखें तो इनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। हेंस वी कंक्लूड दैट द मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर वॉल्यूम्स मोर ईजली दैन द मेम्ब्रेन ऑफ अ लार्ज सेल। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जो स्मॉल सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से क्या कहते हैं हम कि वो मोर ईजली जो है अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को भी रख सकती हैं, क्योंकि स्मॉल सेल्स का जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और जो लार्ज सेल्स हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप एंड इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।